नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी। आज की अपनी इस क्लास में हम एक बार फिर लेकर आ चुके हैं आपके लिए क्लास 11 का हिस्ट्री का चैप्टर 10 मूल निवासियों का विस्थापन। बच्चों, आज के हम इस चैप्टर में मूल निवासियों के विस्थापन चैप्टर से टॉप 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। 100% बात है कि इनमें से एक प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से जरूर आएगा। तो बच्चों, आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा कि आप अपने एग्जाम की आखिरी तैयारी कर लें ताकि आपका जो एग्जाम होने वाला है हिस्ट्री का उसे आप बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकें। ठीक है प्यारे बच्चों, तो स्मार्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट की इस वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं अपने उन 5 क्वेश्चंस को और देखते हैं उनमें से सबसे पहला प्रश्न कौन सा है। तो बच्चों, पहला प्रश्न है कि गोल्ड रश से क्या तात्पर्य है। गोल्ड रश के कारण अमेरिका में हुई औद्योगिक क्रांति, औद्योगिक वृद्धि को स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि गोल्ड रश क्या है और गोल्ड रश के कारण जो अमेरिका में जो क्रांति हुई, अमेरिका में जो औद्योगिक वृद्धि हुई, उस औद्योगिक वृद्धि को स्पष्ट करना है। तो सबसे पहले चलते हैं क्वेश्चंस की आंसर्स की तरफ और इसमें कहा गया है कि 1840 में संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में सोने के कुछ चिन्ह मिलते हैं। सबसे पहले कैलिफोर्निया एक राज्य है, संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य है और संयुक्त राज्य अमेरिका के एक राज्य कैलिफोर्निया में सोने के कुछ क्या मिलते हैं, अंश मिलते हैं। कब? 1840 में। और फिर वहां पर सोने की खोज की क्या हो जाती है, शुरुआत हो जाती है। जैसे ही यूरोपीय लोगों को पता चलता है कि अमेरिका के अंदर सोना मिला है तो इस गोल्ड रश को, इस सोने की आपाधापी को, इसी गोल्ड रश का जन्म होता है और यह उस आपाधापी का नाम है जिसमें हजारों की संख्या में आतुर यूरोपीय लोग चुटकियों में अपनी तकदीर सवार लेने के लिए अमेरिका पहुंचना चालू कर देते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर होता यह है कि जैसे ही पता चलता है कि कैलिफोर्निया में कुछ सोने के अंश मिले हैं 1840 में और वहां पर सोने की खोज की क्या हो जाती है, शुरुआत हो जाती है। इसी घटना को हम गोल्ड रश के नाम से जानते हैं और इस घटना के कारण, गोल्ड रश के कारण जितने भी यूरोपीय लोग थे जो चुटकियों में अपनी तकदीर को सवार लेना चाहते थे, उन तकदीरों के लिए, अपनी तकदीर को बदलने के लिए, अपनी किस्मत को बदलने के लिए कहां पहुंचने लगे, अमेरिका पहुंचने लगे। आगे की तरफ चलते हैं हम। इसमें कहा गया है कि उद्योगों में वृद्धि के क्या परिणाम हुए, आगे किस तरीके से उद्योग हुए। तो पहला कहा गया है कि गोल्ड रश के कारण पूरे अमेरिका महाद्वीप में रेलवे लाइन का क्या होने लगा, निर्माण होने लगा। जी, अमेरिका महाद्वीप जो है पूरा का पूरा साउथ अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और कनाडा, ये पूरा का पूरा जितना भी कॉन्टिनेंट का हिस्सा है, पूरा अमेरिका महाद्वीप जो है, यहाँ पर बहुत तेजी में रेलवे लाइन का क्या होने लगा, निर्माण होने लगा। रेलवे लाइन का निर्माण होने की जो मुख्य वजह थी वो गोल्ड रश था, क्योंकि गोल्ड रश के कारण बहुत सारे यूरोपीय लोग अमेरिका में आने लगे थे और वो यूरोपीय लोग वो अमेरिका में सोने को निकालना चाहते थे, सोने के कारण अपनी जिंदगी को संवारना चाहते थे। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि हजारों की संख्या में चीनी श्रमिकों की क्या हो गई, नियुक्ति हो गई। तो उस समय हुआ क्या, गोल्ड रश के कारण श्रमिक की जरूरत पड़ी, क्योंकि सोने को निकालने के लिए मजदूर की जरूरत पड़ती है, तो इसलिए हजारों की संख्या में चीनी श्रमिकों की क्या की गई, नियुक्ति की गई। साथ ही साथ रेलवे के साथ सामान बनाने के उद्योग विकसित होने लगे। जब रेलवे स्थापित हो गया तो रेलवे के जो डब्बे हैं, रेलवे के पहिए, रेलवे के इंजन, सीट कवर और रेलवे के डिफरेंट जो पार्ट्स थे, ऑब्जेक्ट्स जो थे, उनके सामान बनाने के जो उद्योग होने लगे वो क्या होने लगे, बहुत ही ज्यादा वहां पर विकसित होने लगे। बड़े पैमाने पर कृषि करने वाले उपकरणों का उत्पादन भी प्रारंभ हो गया। कृषि करने वाले जितने भी औजार वगैरह होते हैं उन सब का उत्पादन चालू हो गया अमेरिका के अंदर। साथ ही साथ संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में औद्योगिक नगर विकसित होने लगे। अमेरिका के अंदर और कनाडा के अंदर दोनों ही जगह पर औद्योगिक नगर विकसित होने लगे और इन औद्योगिक नगरों के कारण उन सभी राज्यों का विकास हुआ जहां पर औद्योगिक नगर लगे।
और इतना ना विकास हुआ कि 1890 तक दुनिया की अग्रणी अर्थव्यवस्था बन चुका था अमेरिका। 1840 में गोल्ड रश की शुरुआत होती है और 1890 तक दुनिया की अग्रणी अर्थव्यवस्था बन चुका था। आज जो अमेरिका इतना पावरफुल है ना, अपने गोल्ड रश के कारण ही है, क्योंकि अमेरिका में इतना नहीं सोना मिला कि वो आज पूरी दुनिया पर अपनी क्या करता है, छाप छोड़ता है, अपनी शक्तिशाली सेना का प्रदर्शन करता है, अपनी शक्तिशाली साम्राज्य का प्रदर्शन करता है। ठीक है बच्चों, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 आता है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के मूल बाशिंदों को उनकी जमीन से बेदखल क्यों कर दिया गया और इसके लिए कौन कौन से कारण उत्तरदायी थे। ठीक है बच्चों, तो इसका फर्स्ट पॉइंट जो है, ये कहा गया कि ब्रिटेन और फ्रांस से कुछ अप्रवासी ऐसे थे जो छोटे बेटे होने के कारण अपने पिता की संपत्ति के उत्तराधिकारी नहीं बन सकते थे, तो वो अमेरिका में मालिक बनना चाहते थे। इसलिए उन्होंने अमेरिका के सभी मूल निवासियों की जो ज़मीनें हैं वहाँ से उन्हें क्या कर दिया, बेदखल कर दिया। एक्चुअली में हुआ क्या था कि ब्रिटेन और फ्रांस से कुछ ऐसे प्रवासी थे। ब्रिटेन और फ्रांस यूरोप में आ जाते और यूरोप में एक ऐसा कानून था कि वहाँ पर पिता की सारी जो संपत्ति है वो सिर्फ बड़े बेटे को ही हस्तांतरित होती थी, छोटे बेटे को संपत्ति में किसी तरह का कोई अधिकार नहीं था। तो छोटे बेटे अपनी संपत्ति के जब मालिक बनना चाहते थे तो उन्होंने अमेरिका की तरफ रुख कर लिया और सारे के सारे अमेरिका की तरफ आने लगे और इस तरीके से वो अमेरिका में ज़मीनों पर क्या करने लगे, कब्जा करने लगे। इस कारण उन्होंने वहाँ से मूल निवासियों को क्या कर दिया, बेदखल कर दिया। सेकंड चीज ये थी कि कैथोलिक प्रभुत्व के देशों में रहने वाले प्रोटेस्टेंट और प्रोटेस्टेंटवाद समर्थक देशों के कैथोलिक अनुयायियों ने यूरोप छोड़ दिया और एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए अमेरिका आकर बसना उन्होंने चालू कर दिया। अमेरिका आकर बस गए। हुआ ये था कि यूरोप में पुनः जागरण हुआ था। यूरोप में पुनः जागरण होने के कारण कैथोलिक जो है दो देशों में, दो धर्मों में बट गया था, एक था प्रोटेस्टेंट, एक था कैथोलिक। तो जितने भी वहाँ पर प्रोटेस्टेंट बहुत तेजी में फैलने लगा, तो जितने भी कैथोलिक धर्म को मानने वाले जो लोग थे उन्होंने अपना सारा बोरिया बिस्तर समेटा और भारत यूरोप से निकलकर किसी दूसरी भूमि की तलाश में वो आगे बढ़ने लगे। तो जब उन्हें पता चला कि अमेरिका एक ऐसी भूमि है जिस पर किसी का कब्जा नहीं है, तो वो अमेरिका की तरफ आने लगे और अमेरिका में आकर सारे के सारे कैथोलिक जो थे जिन्होंने यूरोप छोड़ दिया था, वो सारे के सारे कहाँ आकर बस गए, अमेरिका के अंदर आकर बस गए। अगला पॉइंट ये है कि कुछ लोग ऐसी फसलें उगाना चाहते थे जो यूरोप में नहीं उगाई जा सकती थी और इससे वो मुनाफा कमाना चाहते थे। देखिए, अमेरिका और यूरोप की जो जलवायु है वो अलग अलग प्रकार की है। ठीक है, अमेरिका में कुछ ऐसी फसलें होती हैं जो यूरोप में नहीं उगाई जा सकती और जो काफ़ी ज़्यादा मुनाफेदार होती है, जैसे कपास की फसल हो जाती है आपकी, ठीक है, गेहूं की फसल हो जाती है। ये सारी व्यापारिक फसलें हैं। इन व्यापारिक फसलों को ज़्यादातर कहाँ उगाया जाता है, अमेरिका वगैरह देशों में। तो इसलिए कुछ लोग ऐसे थे जो फसलें उगाना चाहते थे और उन फसलों से मुनाफा कमाना चाहते थे, तो उन्होंने यूरोप छोड़ दिया और आकर बस गए कहाँ, अमेरिका में। अमेरिका में सारे बस गए। नेक्स्ट पॉइंट ये कहा गया कि यूरोपीय लोगों के अनुसार मूल बाशिंदे जमीन का सही प्रकार से इस्तेमाल करना नहीं जानते थे, इसलिए मूल बाशिंदों को बेदखल करना गलत नहीं मानते थे। कुछ यूरोपीय लोगों को ये कहना था कि जो मूल बाशिंदे हैं, जो मूल निवासी हैं, वो जमीन का सही प्रकार से इस्तेमाल करना नहीं जानते हैं। वो इस जमीन से लाभ कमाना बिल्कुल भी नहीं जानते हैं, इसलिए उन्हें इस जमीन पर नहीं रहना चाहिए, इस जमीन से उन्हें हट जाना चाहिए, क्योंकि यूरोपीय लोग इस जमीन का अच्छे से इस्तेमाल करेंगे और उससे लाभ वगैरह कमाएंगे। तो इसलिए वो मूल बासिंदों को बेदखल करना, जमीन से बेदखल करना गलत नहीं समझते थे, उनके लिए एकदम राइट काम था। ठीक है बच्चों, अब आ जाते हैं हम इसमें एक और सेक्शन है, बेदखल करने के कई सारे तरीके थे उनके। वो बहुत ही आसानी से मूल बासिंदों को उनकी ज़मीन से क्या कर देते थे, बेदखल कर देते थे। जिसमें फर्स्ट पॉइंट ये कहा गया कि धोखाधड़ी से उनकी ज़मीन ले लेते थे।
कई बार उन्हें कई प्रकार का लालच वगैरह दे दिया जाता था और इस लालच के कारण उन्हें उनकी ज़मीन से क्या कर दिया जाता था, बेदखल कर दिया जाता था और सारी की सारी ज़मीन को वो खुद ही रख लिया करते थे। ठीक है बच्चों, तो इसमें कहा गया सेकंड टॉपिक ये कहा गया कि पैसा देने में वो क्या कर देते थे, वादा खिलाफी कर देते थे। कई बार ऐसा होता था कि पैसा देने का वो वादा करते थे यूरोपीय लोग और मूल निवासियों को पैसा देने से बाद में मना कर दिया जाता था और उन्हें उनकी ज़मीन ले ली और उनकी ज़मीन से उन्हें निकाल दिया गया। तो इस तरह की चीज़ें भी होती थी। थर्ड पॉइंट में कहा गया कि जमीन बिक्री के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर लेकर जमीन से बेदखल कर देते थे। कई बार ऐसी भी चीजें हुई कि मूल निवासियों को क्या किया जाता था, सिग्नेचर ले लिया जाता था डॉक्यूमेंट्स पर और उन्हें उनकी जमीन से बेदखल कर दिया जाता था, उन्हें भगा दिया जाता था वहां से। तो इस तरह की चीजें भी उस समय हुई हैं। फिर ये कहते हैं हम टॉपिक फोर्थ, चिरोकी कबीले को बेदखल करने के लिए अमरीकी फौजों को भेज दिया गया था। अमरीकी फौजें जो थी उस समय चिरोकी एक कबीला था जो उस समय संयुक्त राज्य अमेरिका के एक प्रदेश में पड़ता था। चिरोकी कबीले को उनकी वहाँ से हटाने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति ने वहाँ पर अमेरिकी फौजें भेज दी थी, जिसमें से 1/4 लोग तो रास्ते में ही मर गए थे। ठीक है, तो ये सब कुछ भी हुआ, इस तरीके से भी बेदखल किया जाता था जबरदस्ती तरीके से। या फिर एक तरीका ये भी था कि जमीन के अंदर सीसा, सोना या खनिज होने का पता चलता था तो उन्हें जमीन से क्या कर दिया जाता था, बेदखल कर दिया जाता था। जैसे ही अमेरिकियों को पता चलता था कि उनकी जमीन के अंदर क्या है, सीसा, सोना या किसी अन्य प्रकार का कोई खनिज है, तो वहां से उन्हें मूल निवासियों को क्या कर दिया जाता था, भगा दिया जाता था। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको पूरी तरीके से समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। और क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है कि 1970 में आई बदलाव की लहर के कारण ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा और क्या प्रभाव पड़ा। ये रिपीट हो चुका है, ये गलत है आपका। ठीक है, इसको आप नहीं देखिएगा, आपका जो आंसर है वो सिर्फ यहाँ तक, क्वेश्चन जो है आपका यहीं तक है। ठीक है, 1970 में आई बदलाव की लहर के कारण ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। तो आंसर की तरफ चलते हैं। बदलाव की लहर के कारण निम्नलिखित प्रभाव पड़ता है। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं जिनके कारण इन पर प्रभाव पड़ा। सबसे पहली चीज तो ये कि ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को नए रूप में समझने की चाहत जगी। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों के अलावा जो अन्य लोग ऑस्ट्रेलिया में रहते थे, जब ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों के संदर्भ में जब वहाँ पर बदलाव आता है तो वहाँ के मूल निवासियों को लोग समझना चाहते हैं। तो समझने की, मूल निवासियों को नए रूप में समझने की उनकी क्या चाहत जगती है। अगला पॉइंट जो ये कहा गया है, इसमें कहा गया कि मूल निवासियों को विशिष्ट संस्कृति वाले समुदाय के रूप में जाना जाने लगा। मूल निवासियों को समझा जाता था कि वे एक विशिष्ट संस्कृति वाले समुदाय हैं जिनकी अलग एक अपनी पद्धति है, तो इस रूप में भी उन्हें जाना जाने लगा। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि प्रकृति और जलवायु को समझने की उनकी विशिष्ट पद्धति को पहचाना गया। प्रकृति और जलवायु को समझने की उनकी जो विशिष्ट पद्धति है, इस चीज को भी उन्होंने पहचाना। काफी अच्छी नॉलेज रखते हैं मूल निवासी प्रकृति और जलवायु को, उन्हें प्रकृति के बारे में लगभग सब कुछ मालूम होता है, जलवायु को वो जानते हैं क्योंकि वो काफी टाइम से उस एनवायरनमेंट में रहे हैं, इसलिए उन्हें उन सभी चीजों का बराबर ज्ञान है। ठीक है बच्चों, अगले पॉइंट की तरफ हम चलते हैं। इसमें पॉइंट में कहा गया कि मूल निवासियों की जो धरोहर है, जैसे उनकी कथाएं, उनकी कपड़ा साजी, चित्रकारी और उनके द्वारा की गई जो हस्तशिल्प की जो चीजें थी, उन सभी चीजों को लोगों ने क्या किया है, अपनाया है। तो ये सारे कारण, ये सारे प्रभाव पड़े थे बदलाव की लहर के कारण। कुछ और पॉइंट्स भी हैं इसमें। इसमें ये पॉइंट है कि उनकी संस्कृति का अध्ययन करने के लिए विश्वविद्यालय विभाग खोले गए। ऐसा है कि मूल निवासियों की संस्कृति का अध्ययन करना था, तो इसके लिए ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो विभिन्न प्रकार के विश्वविद्यालय थे, उन विश्वविद्यालयों में एक अलग से मूल निवासी विभाग खोले गए ताकि उनकी संस्कृति का अध्ययन किया जा सके। ठीक है बच्चों,
नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। संग्रहालय में उनकी कलाकृतियों को जगह दी गई। संग्रहालय मतलब म्यूजियम्स, जितने भी चीजें बनाते हैं ना ये मूल निवासी, जितनी भी चीजों को बनाते हैं, तो उन चीजों को जगह दी गई कहाँ पर? संग्रहालय के अंदर, म्यूजियम्स के अंदर, ताकि म्यूजियम्स में उनकी चीजों को प्रदर्शित किया जाए और लोग उनकी चीजों को जान सके, उनकी संस्कृति को समझना चालू करें। नेक्स्ट पॉइंट में ये कहा गया कि मूल निवासियों ने अपना इतिहास लिखना भी चालू किया। मूल निवासियों का इतिहास पहले कोई नहीं लिखता था, पर मूल निवासियों को जब लगा कि उनकी संस्कृति के बारे में भी लोगों को पता चलना चाहिए, तो इसलिए मूल निवासियों की संस्कृति के बारे में उन्होंने खुद ही लिखना चालू किया। अपनी संस्कृति, अपने इतिहास के बारे में उन्होंने लिखना चालू किया। सभी लोगों ने मिलकर मूल निवासियों की संस्कृति का आदर किया। मूल निवासियों की जो संस्कृति होती है, ऑस्ट्रेलिया के और विभिन्न देशों के लोगों ने ऑस्ट्रेलिया के इन मूल निवासियों की संस्कृति का क्या किया है? आदर किया है। साथ ही साथ नेक्स्ट पॉइंट में कहा गया कि मूल निवासियों का अपनी जमीन के साथ संबंध आदर के साथ इस संबंध को देखा जाने लगा। मूल निवासी अपनी जमीन से काफी घनिष्ठ रूप से जुड़े होते हैं, चाहे उनके जीवन में उन्हें भोजन मिले या न मिले, किसी प्रकार की कोई विपदा आ जाए उनके ऊपर, पर वो अपनी जमीन से जो प्रेम रखते हैं, वो प्रेम दुनिया के किसी अन्य समूह के लोगों में बिल्कुल भी नहीं होता। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आ गए हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कहता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में दास प्रथा के प्रचलन और समाप्ति के कारणों की क्या कीजिए? व्याख्या कीजिए। तो हम संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर जो दास प्रथा चली, दास प्रथा का जो प्रचलन हुआ और दास प्रथा कैसे खत्म हुई, वो इस क्वेश्चन में समझने वाले हैं। सबसे पहले दास प्रथा का प्रचलन समझ लेते हैं। दास प्रथा आखिर चालू क्यों हुई? तो इसमें फर्स्ट पॉइंट कहा गया है कि यूरोपीय लोगों के लिए दक्षिणी इलाके की जलवायु अच्छी नहीं थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्या होती थी? गर्म होती थी। इसलिए उन्होंने मूल निवासियों को दास बनाना चालू किया। तो जो यहाँ पर हुआ क्या, देखो जितने भी यूरोप वासी हैं ये ठंडे एनवायरनमेंट से आए थे। मूल निवासी क्योंकि हमारे जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा से ऊपर के क्षेत्र में आ जाता है और बिल्कुल आर्कटिक सर्कल के पास में ये सारे देश हैं, यूरोप के जितने भी देश हैं, तो इनकी जलवायु ज़्यादातर क्या होती है? ठंडी होती है। पर जब हम दक्षिणी इलाके की बात करें, जो अमेरिका का दक्षिणी इलाका है, वहाँ की जलवायु काफ़ी गर्म होती है। तो उस गर्म जलवायु में यूरोपीय लोगों को कार्य करने की आदत बिल्कुल भी नहीं थी। तो इसलिए उन्होंने वहाँ के मूल निवासियों को क्या बनाना चालू किया? दास बनाना चालू किया, ताकि उनसे वो क्या करवा सके? काम करवा सके। अब मूल निवासी जो दास बनाए गए थे, उनकी बड़ी संख्या में मौतें हो रही थी। इसलिए बागान मालिकों ने बड़ी संख्या में अफ्रीका से दास खरीदने चालू किए। बच्चों ये संख्या है, ये मिसप्रिंट हो गया है, संख्या आप यहाँ पर कर दीजिएगा, संख्या लिखा है। इसमें ये कहा गया कि मूल निवासी जो दास बनाए गए थे, उनकी बड़ी संख्या में क्या होने लगी थी? मौतें होने लगी थी। जब जो मूल निवासी अमेरिका के ही मूल निवासी थे, जिन्हें दास बनाया गया था, जब उनकी मौतें होने लगी, तो बागान मालिकों को लगा कि ये अब उनके किसी काम के नहीं हैं, इन्हें हटा देना चाहिए और जो स्ट्रिक्ट जो दास होते हैं, जो इस एनवायरनमेंट को सही से झेल सकते हैं, वहाँ से हमें दास खरीदने चाहिए। और इसके लिए सबसे ज़्यादा बढ़िया जो इलाका उन्हें मिला, वो मिला अफ्रीका। अफ्रीका में अफ्रीका से दास प्रथा चालू हुई और इस दास प्रथा को अफ्रीका से दास मंगाए जाते थे, अमेरिका में उनसे कार्य करवाया जाता था। जब अमेरिका में कार्य हो जाता था तो उन्हें यूरोप की तरफ भेज दिया जाता था। तो एक त्रिकोणीय दास व्यवस्था यहाँ पर चालू हुई थी। हम कहते हैं कि दास प्रथा का विरोध करने वालों के कारण दासों के व्यापार पर रोक तो लग गई, परंतु जो अफ्रीकी दास अमेरिका में थे और उनके बच्चे दास ही बने रहे। हुआ ये कि कई सारे लोगों ने क्या किया? दास प्रथा का विरोध किया। तो दास प्रथा का विरोध करने के कारण जो दासों का व्यापार होता था, मतलब जो अफ्रीका से जो दास खरीद कर लाए जाते थे अमेरिका, इस व्यापार को क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया। मतलब अफ्रीका से दास खरीदना बंद कर दिया गया। पर जो अफ्रीकी दास अमेरिका के अंदर ही थे,
जो पहले से आ गए थे और उनके बच्चे जो दास थे, दासों के जो बच्चे थे, वो पूरे के पूरे दास ही बने रहे। उनके लिए किसी ने नहीं सोचा कि उनका भी दास प्रथा से उन्हें मुक्ति मिल जानी चाहिए, ऐसा किसी ने नहीं सोचा। हम अगले पॉइंट की तरफ हम चलते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है, दास प्रथा का अंत कैसे होता है। तो दास प्रथा का अंत करने में इसमें कुछ टॉपिक्स लिखे हमने। संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी राज्यों में दास प्रथा को खत्म करने के पक्ष में दलीलें दी जाने लगी, जो उसे एक अमानवीय प्रथा बताया गया। हुआ ये कि संयुक्त राज्य अमेरिका के जितने भी उत्तरी राज्य हैं, जहां पर बागान वगैरह नहीं थे और जहां पर दासों से किसी भी प्रकार का कोई कार्य नहीं करवाया जाता था, उन उत्तरी राज्यों ने दास प्रथा को खत्म करने के लिए दलीलें देना चालू की और उन्होंने इसे एक अमानवीय प्रथा बताया, जिस कारण से 1861 से 1865 में दास प्रथा को जारी रखने वाले और उसे खत्म करने वाले राज्यों के बीच में क्या होता है, युद्ध होता है और दास प्रथा को खत्म करने वालों की क्या हो जाती है, जीत हो जाती है। 1861 से 1865 के दौरान दास प्रथा को जारी रखने और उसे खत्म करने वाले जो राज्य थे, उनके बीच में क्या होता है, युद्ध होता है और इस तरीके से दास प्रथा को क्या कर दिया जाता है, पूरी तरीके से समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट में कहा गया कि अफ्रीकियों को 20वीं सदी में आकर ही नागरिक स्वतंत्रता मिलती है और अधिकार प्राप्त होते हैं। जितने भी अफ्रीकी अमेरिका के अंदर रहे हैं, उन सबको 20वीं सदी में आकर ही नागरिक स्वतंत्रता मिलती है और उनको अधिकार मिलते हैं, क्योंकि 20वीं सदी से पहले तक उनके साथ अन्याय ही होता रहा था, उन्हें कभी भी उनके अधिकार नहीं दिए गए थे। आपको पता होगा, अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति बाराक ओबामा, ये भी एक मूल निवासी ही रहे हैं। ठीक है, तो इन्हें भी वहाँ पर क्या मिला है, अधिकार मिला है। अफ्रीकी थे ये, तो कई सारी मतलब नागरिक स्वतंत्रता इन्हें यहाँ पर दी गई है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि ऑस्ट्रेलिया में मानव निवास के इतिहास का वर्णन करते हुए वहाँ के मूल निवासियों की क्या लिखिए, विशेषता लिखिए। तो मूल निवासियों की विशेषताओं की बात की गई है, मूल निवासियों की विशेषताओं की बात की गई है और मूल निवासियों के इतिहास की बात की गई है। तो सबसे पहले हम मूल निवासियों का इतिहास देख लेते हैं। शुरुआती आदि मानव, जिन्हें एब्रोजिनिज भी कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया में 40,000 साल पहले आते हैं। ऑस्ट्रेलिया में 40,000 साल पहले आते हैं और इन्हें कहा जाता था एब्रोजिनिज। ऑस्ट्रेलिया में सबसे पहले आते हैं और इन्हें शुरुआती आदि मानव के रूप में भी जाना जाता है। कहानी यह है कि वह ऑस्ट्रेलिया से जुड़े एक भूसेतु जो पापुआ न्यू गिनी से जुड़ा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया के ऊपर एक छोटे से आइलैंड वाला देश है जिसे पापुआ न्यू गिनी के नाम से जाना जाता है और वहीं से जुड़ा हुआ एक छोटा सा भूसेतु है, जिससे ये जितने भी शुरुआती आदि मानव थे, एब्रोजिनिज जितने भी थे, वो सारे कहाँ आते हैं, ऑस्ट्रेलिया आते हैं। ये बात कही गई है। साथ में कहा गया कि मूल निवासियों की अपनी परंपरा के अनुसार वो कहीं से आए नहीं थे, बल्कि वे हमेशा से ऑस्ट्रेलिया के ही निवासी थे। मूल निवासी ऐसा कहते हैं कि वो उन्हें कहीं से नहीं लाया गया, वो कहीं से नहीं आए हैं, बल्कि हमेशा से कहाँ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया ही उनकी जन्म भूमि है, ऑस्ट्रेलिया में ही वो हमेशा से रहे हैं। ठीक है बच्चों, अपने नेक्स्ट पॉइंट्स की तरफ हम चलते हैं और इसमें नेक्स्ट पॉइंट में कहा गया है कि 18वीं सदी के अंत तक ऑस्ट्रेलिया में मूल निवासियों के समुदाय की संख्या 350 से 750 तक थी। ये अब आ गया आपकी विशेषताओं में। वहाँ पर 18वीं सदी के अंत तक मूल निवासी जो वहाँ पर थे, उनके समुदायों की संख्या 350 से लेकर 750 तक थी। हर समुदाय की अपनी भाषा थी, जिसमें से लगभग 200 भाषाएं आज भी बोली जाती है ना। 200 भाषाएं आज भी बोली जाती है, जिसमें से लगभग 200 भाषाएं आज भी बोली जाती है और हर समुदाय की अपनी भाषा होती है। उन सारे आदिवासियों की, उन सारे मूल निवासियों की भाषाएं, 200 भाषाएं आज भी ऑस्ट्रेलिया के अंदर बोली जाती है। यहाँ कहा गया कि देसी लोगों का एक विशाल समूह, मतलब मूल निवासियों का एक विशाल समूह उत्तर में रहता है, जिन्हें टॉरेस स्ट्रेट टापुवासी भी कहा जाता है।
टॉरेस स्ट्रेट टापुवासी, इन्हें इस नाम से जाना जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट में कहा गया कि इनके लिए एब्रोजिनिक शब्द जो है वो इस्तेमाल नहीं होता, क्योंकि ये माना जाता है कि ये कहीं और से आए थे। ऐसा कहा गया है कि एब्रोजिनिक जो है वो ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी नहीं है, वो कहीं और से आए हैं, इसलिए उन्हें देसी लोगों का नाम दिया गया। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में कहा गया कि 2005 में ऑस्ट्रेलिया की कुल आबादी का 2.4% ये समुदाय था। ऑस्ट्रेलिया के अंदर 2.4% जनसंख्या जो थी वो किनकी थी? मूल निवासियों की थी। ठीक है बच्चों, आई होप आपको पूरी वीडियो समझ में आई होगी। ठीक है, हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आप अपनी इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे आने वाले समय में हम और इससे भी इफेक्टिव वीडियोस डालने का पूरा प्रयास करेंगे, जो आपकी नॉलेज को और आपकी एग्जाम प्रिपरेशन को क्या कर सके, बढ़ा सके। ठीक है प्यारे बच्चों, तब तक के लिए जय हिंद।